आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। बॉन्डिंग इन कम्प्लेक्स कंपाउंड एक बेहद कंसेप्चुअल पार्ट होता है इस चैप्टर का। और बॉन्डिंग इन कम्प्लेक्स कंपाउंड में कोई एक थ्योरी नहीं है। पहले हम आपको बताएंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, फिर उसमें क्या कमी रह गया, फिर नया थ्योरी कौन सा आया, फिर उसमें क्या कमी रह गई, फिर नया थ्योरी क्या आया, किस तरह से इसको परफेक्शन की तरफ ले जाया गया बॉन्डिंग के कंसेप्ट को। इन सभी चीज़ों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बॉन्डिंग इन कम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किस तरह का बॉन्डिंग होता है, कैसे सेंट्रल एटम और लिगेंड आपस में जुड़े होते हैं, कैसे आयोनाइजेशन स्फीयर कोऑर्डिनेशन स्फीयर से जुड़ा होता है। इन सभी चीज़ों को आज हम लोग सीखेंगे। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वह है वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। इस थ्योरी को वर्नर साहब ने 1893 में दिया था। ये थ्योरी उस समय आया था जिस समय इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज भी नहीं हुआ था, और उसी समय इन्होंने बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर दिया था। और बहुत हद तक एक जो इनिशिएट करना था वो इन्होंने कर दिया था। अब देखिए इस थ्योरी में क्या क्या कहा गया। सबसे पहले आप इसके रिगार्डिंग लिख लीजिए। सॉरी, लिखेंगे इन 1893 अल्फ्रेड वर्नर gives a theory to explain bonding in complex compound. The main points of this theory are: इस थ्योरी का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसको हम एक एक करके पॉइंट में आपको बताते जाएंगे और आप समझते जाइए। तो इस थ्योरी का जो सबसे पहला बात है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी ऑफ central metal atom in any complex compound. पहला ए, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी, और बी इसको बोला जाता है सेकेंडरी वैलेंसी। एक बात और, प्राइमरी वैलेंसी को ही हम लोग आयनिक वैलेंसी भी बोलते हैं, और सेकेंडरी वैलेंसी को ही हम लोग नॉन आयोनिक वैलेंसी भी बोलते हैं। अब ये जो सबसे पहला पॉइंट है इस थ्योरी का, इस थ्योरी को समझिए। एक कंपाउंड को हम एग्जाम्पल, रेफरेंस एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं कि जो सबसे पहला पॉइंट था उसमें इन्होंने क्या कहा। देखिए, कोई भी कम्प्लेक्स कंपाउंड जैसे K4FeCN का होल 6 लेते हैं, तो इसमें ये वाला जो एटम है इसी को हम लोग सेंट्रल एटम कहते हैं। तो इसी सेंट्रल एटम किसी कम्प्लेक्स कंपाउंड में, जैसे कोई भी कम्प्लेक्स कंपाउंड लोगे तो उसमें एक सेंट्रल एटम होगा। तो इस सेंट्रल एटम के बारे में वर्नर साहब ने कहा कि इस कंपाउंड में इस सेंट्रल एटम का वैलेंसी ना दो तरह का होता है। एक वैलेंसी प्राइमरी होता है और दूसरा वैलेंसी सेकेंडरी होता है। मतलब किसी भी सेंट्रल मेटल एटम का दो तरह का वैलेंसी होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी।
अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है ये क्या होता है और कैसे होता है इसको हम आगे फर्दर टॉपिक में समझेंगे। पहले अब इसका दूसरा पॉइंट आप समझिए। अच्छा, इसको आप पहले समझ लीजिए, ये प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है। जैसे K4FeCN का होल 6 आप लिखते हैं, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पीछे आप दो चीज निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। एक्चुअल में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम को ही तब प्राइमरी वैलेंसी कहा गया था और कोऑर्डिनेशन नंबर को ही तब सेकेंडरी वैलेंसी कहा गया था, क्योंकि वर्नर के समय में ऑक्सीडेशन नंबर या कोऑर्डिनेशन नंबर जैसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं हुआ था। ऑक्सीडेशन नंबर लोग नहीं जानते थे, कोऑर्डिनेशन नंबर लोग नहीं जानते थे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कोई पता नहीं था। इस वजह से उस टाइम जिसको आज आप ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं उन्होंने उस समय प्राइमरी वैलेंसी कहा, जिसको आप आज कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं उसको उन्होंने सेकेंडरी वैलेंसी कहा। अब प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के रिगार्डिंग उन्होंने दूसरा बात क्या कहा, इसको समझिए। दूसरा बात उन्होंने कहा कि प्राइमरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम is satisfied by negative charged species, while secondary valency is satisfied by neutral और नेगेटिव स्पेसीज। अब थोड़ा इस पॉइंट को आप समझिए कि ये क्या कहा इन्होंने यहाँ। जैसे प्राइमरी वैलेंसी को कोई नेगेटिव चीज सेटिस्फाई करेगा और सेकेंडरी वैलेंसी को कोई नेगेटिव चीज या फिर न्यूट्रल चीज सेटिस्फाइड करेगा, इसको आप आगे समझोगे बढ़िया से। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे K4FeCN का होल 6 है, या फिर इससे भी बेहतर होगा कि आप इस एग्जांपल को समझें, इससे आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। CrNH3 का होल 6 Cl3, आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, +3 आएगा। और ये +3 आएगा इसलिए क्योंकि एक Cl पर एक माइनस चार्ज आएगा तो 3 Cl पर 3 माइनस चार्ज आएगा, तो ये टूटेगा 3 Cl माइनस में। इसी 3 Cl माइनस के कारण यहाँ का जो चार्ज आएगा वो आपको +3 आएगा। तो ये जो +3 है ये माइनस के द्वारा ही ना सेटिस्फाइड हो रहा है। तो पहला बात तो ये हुआ। और दूसरा बात, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वह टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बराबर होता है। जैसे NH3 एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्रोमियम का 6 आएगा, क्योंकि 6 NH3 है, एक NH3 एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो 6 NH3 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो ये स्पेसीज या तो निगेटिव होगा या फिर न्यूट्रल होगा। समटाइम्स ये पॉजिटिव भी आता है, लेकिन पॉजिटिव पार्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है, उसका भी लोन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेता है। जैसे NH3 + NH2 था, आप याद कीजिए ये पॉजिटिव लिगेंड है, इसके बावजूद भी ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में ये भाग लेता था। इसीलिए कहा गया कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है वो सेटिस्फाइड होता है न्यूट्रल या फिर निगेटिव स्पेसीज के द्वारा, जो कि जनरली लिगेंड होता है। तो ये था इसका दूसरा पॉइंट। द थर्ड पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी आर प्राइमरी वैलेंसी corresponds to oxidation number, while secondary valency corresponds to
कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब आप इस पॉइंट को आप ऐसे समझ लीजिए कि ये जो आज के डेट में जिसको आप ऑक्सीडेशन नंबर कहते हो ना, वही उस समय प्राइमरी वैलेंसी था, और आज के डेट में जिसको आप कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हो वही उस टाइम सेकेंडरी वैलेंसी था। अब इसका हम लोग चौथा पॉइंट देखेंगे। अब ये चौथा पॉइंट में इन्होंने क्या कहा उसको देखिए। इसका जो चौथा पॉइंट है वह वैलेंसी के वेरिएबल और ना वेरिएबल होने से। इन्होंने कहा चौथा पॉइंट पर कि प्राइमरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज वेरिएबल while secondary valency is fixed। तो प्राइमरी वैलेंसी के बारे में इन्होंने कहा, वर्नर साहब ने, प्राइमरी वैलेंसी जो होता है वह वेरिएबल होता है। मतलब प्राइमरी वैलेंसी यानी ऑक्सीडेशन नंबर बदल सकता है सेंट्रल मेटल एटम का, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होता है, सेकेंडरी वैलेंसी बदलता नहीं है। हालांकि इस बात को आप एक एग्जांपल से बेहतर समझ सकते हो। जैसे K4FeCN का होल 6 लो और एक कंपाउंड ले लो K3FeCN का होल 6। हालांकि ये तो कंपाउंड ही बदल गया, आगे हम आपको और फर्दर बताएंगे। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे +3 आएगा, यहाँ पर +3 आएगा। देख सकते हैं आप ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +2 है और यहाँ पर +3 है, लेकिन दोनों स्थिति में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 6 ही है। आपको किसी भी पॉइंट पर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम वहाँ पर बता देंगे कि क्या दिक्कत है। तो प्राइमरी वैलेंसी के बारे में आपने देखा कि ये वेरिएबल होता है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होता है। अब इसका पांचवा पॉइंट, सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ इच सेंट्रल एटम are fixed and it is known as कोऑर्डिनेशन नंबर। ये बात आज के साइंटिस्ट लोगों ने कहा, सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होता है, ये बात उन्होंने कहा, और आज के लोगों ने कहा कि उसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, मतलब सेकेंडरी वैलेंसी को ही कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी इज, अब देखिए इसका ये लास्ट पॉइंट हम आपको बता रहे हैं कि ये क्या है। सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्योमेट्री यानी स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये बेहद कंसेप्चुअल बात है इस थ्योरी का। इस थ्योरी में वर्नर साहब ने कहा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेकेंडरी वैलेंसी। जैसे आप जानते होंगे कि CH4 का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, CO2 का स्ट्रक्चर लीनियर होता है, उसी प्रकार K4FeCN का होल 6 इसका भी कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होगा, और कैसा स्ट्रक्चर होगा इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, सेकेंडरी वैलेंसी। तो यह टोटल 6 पॉइंट इन्होंने कहा। अब इनके अनुसार हम एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो एग्जाम्पल पर आप ज़्यादा बेहतर समझेंगे। अच्छा, एक बात और, बोर्ड एग्जाम के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 नंबर का क्वेश्चन इसे पूछता है, सीधे आपसे क्वेश्चन करेगा वर्नर्स कोऑर्डिनेशन, एक्सप्लेन वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, बस इतना ही पूछेगा। तो उसमें आपको सारी बातें बतानी पड़ेगी जो इस लेक्चर में बताया जा रहा है। तो ये 6 पॉइंट था। अब हम आपको कुछ बात लिखते हैं, जैसे राइट स्ट्रक्चर ऑफ, राइट से बढ़िया होगा ड्रॉ,
structure of complex compound according to Werner's coordination theory। जैसे एक एग्जाम्पल CrNH3 का होल 6 Cl3। हम इसी कंपाउंड को चाहें तो तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं, देखो CrNH3 का होल 6 और 3Cl माइनस, ऐसा भी लिख सकते हैं टूट के। अच्छा, इस पर 3 प्लस लिखाएगा, या हम चाहें तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं CrCl3 इंटू 6NH3, ऐसे भी ये कंपाउंड लिखाता है। अब जरा आप गौर से देखिए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा, 3Cl माइनस 3 प्लस वही CrCl3 का निर्माण कर रहा है, और 6NH3 जो लिगेंड का काम कर रहा है, जो सेकेंडरी वैलेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसका स्ट्रक्चर यदि हमको बनाना है तो इस सिद्धांत के अनुसार, इस थ्योरी के अनुसार हम कैसे बनाएंगे ये हम आपको बताते हैं। तो ये कंपाउंड था CrNH3 का होल 6 Cl3। वर्नर साहब ने क्या कहा, कहा कि सेंट्रल एटम को आप बीच में रखिए और जितना भी लिगेंड है उसको आप, जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको कंप्लीट लाइन में दिखाइए, और जो प्राइमरी वैलेंसी है उसको डॉटेड लाइन में दिखाइए, पार्शियल लाइन से दिखाइए। तो टोटल कितना लिगेंड है, 6 लिगेंड है। तो 6 लिगेंड को 6 कंप्लीट लाइन से आप दिखा दीजिए। जैसे ये NH3 है, NH3 दूसरा लिगेंड, NH3 तीसरा लिगेंड, NH3 चौथा लिगेंड, NH3 पांचवा लिगेंड और NH3 छठा लिगेंड। अब आप देख सकते हैं कि कंप्लीट लाइन जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है, और आपको 6 कंप्लीट लाइन दिख रहा है। अब यहीं पर उन्होंने क्या किया, ऑक्सीडेशन नंबर को उन्होंने डॉटेड लाइन से दिखाया। ऑक्सीडेशन नंबर यानी प्राइमरी वैलेंसी, टोटल कितना Cl है, तो एक डॉट, फिर दूसरा डॉट, और कहीं भी आप डाल सकते हैं। इसके लिए उन्होंने कुछ नया नहीं बताया। तो अकॉर्डिंग टू वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड इज दिस। तो आप इस स्थिति में देख सकते हैं कि टोटल 6 कंप्लीट लाइन है जो कोऑर्डिनेशन नंबर को बता रहा है, और टोटल 3 डॉटेड लाइन है जो ऑक्सीडेशन नंबर को बता रहा है, प्राइमरी वैलेंसी को बता रहा है। तो इसी को हम लोग सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं, और इसी को हम लोग प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर इधर लिखा हुआ है सेकेंडरी वैलेंसी और इधर लिखा हुआ है प्राइमरी वैलेंसी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 कंप्लीट लाइन आप दे सकते हैं, और ऑक्सीडेशन नंबर +3। इसी आधार पर यदि आप कोई दूसरा कंपाउंड लोगे, जैसे हम एग्जाम्पल बदल देते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर आप कैसे बनाएंगे, तो आप एक बार गौर से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको स्ट्रक्चर बनाना है CrNH3 का होल 5 Cl2, इसका एक बार फिर से आप Cr को बीच में रख दीजिए। 6 लाइन आपको कंप्लीट देना पड़ेगा, क्योंकि 6 लिगेंड है, 5 को NH3 और 1 Cl, 5 NH3 और 1 Cl, 6 लिगेंड है। Cl को एक जगह रख दीजिए और NH3 को 5 जगह रख दीजिए, NH3 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 NH3। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर यानी प्राइमरी वैलेंसी हो गया, ये 6 हो गया। प्राइमरी नहीं, सॉरी, इसको सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं। अब प्राइमरी वैलेंसी देखिए, इसका +3 होगा। कैसे होगा, -1 इसके कारण और -2 इसके कारण, -1 -2 -3 हो जाएगा, बराबर करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +3। ये हो गया इसका प्राइमरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी 2 क्लोरीन के कारण है और 1 इस क्लोरीन के कारण है। ध्यान रहे, ये क्लोरीन सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाइड करता है, लिगेंड का भी काम कर रहा है और प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हमको तो 2 डॉटेड लाइन दिखाना पड़ेगा एकदम सेपरेट, इस तरह से। मान लो हम इस तरह से दिखा दिए। अब 1 Cl ऑलरेडी यहाँ पर है, यदि हम डॉटेड लाइन करके इस तरह से चौथा Cl डाल दें तो स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा, क्योंकि 4 Cl हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, इसी में आप डॉटेड लाइन भी दिखा दीजिए। ये इंडिकेट कर रहा है कि यह Cl लिगेंड का भी काम कर रहा है और प्राइमरी वैलेंसी में, तो सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाइड कर रहा है और प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इस तरह से इसका ये स्ट्रक्चर हो गया। इसी में यदि आप अगला स्ट्रक्चर बनाओगे
अगला स्ट्रक्चर क्या, अगला एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। तो अगला एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, CrNH3 का होल 4 Cl2Cl। इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसा बनेगा। यहाँ भी आपको 6 दिखाना पड़ेगा NH3, तो ये 4 NH3 दिखाना पड़ेगा और 2 दिखाना पड़ेगा क्लोरीन, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है, तो एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, और एक क्लोरीन ये सेकेंडरी वैलेंसी है, जो बाहर है वो जनरली सेकेंडरी वैलेंसी के लिए जिम्मेदार होता है, तो ये Cl हो गया। और ये इस Cl के कारण यहाँ पर +3 आएगा, 4 देख लो यहाँ पर, इसका x1 होगा, इसका 0, इसका -1, तो -2 हो जाएगा, इसका -1, कुल मिला के +3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये 2 Cl प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आप यहाँ पर इसको ऐसे दिखा दीजिए। इस तरह से ये स्ट्रक्चर हो गया। इसी में मान लो कोई अगला स्ट्रक्चर हम तुमको बता रहे हैं, अब इसको लिखने के बाद अगला उतारिएगा। इस Cl को यहाँ से हटा के मान लीजिए Cl3 यहाँ पर कर दें और इसको हम लोग 3 कर दें, तो आप भी एक NH3 को हटा दो और NH3 को हटाने के बाद हो गया, बस ऐसा कर दीजिए, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा स्ट्रक्चर। अब देख सकते हैं 3 NH3 और 3 Cl के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया और 3 डॉटेड लाइन ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको दिखाते हैं। तो किसी भी कंपाउंड में आप इसको आसानी से इसी तरह से दिखाओगे जैसे दिखाया गया है। अब हम आपको बताते हैं कि इस थ्योरी की कुछ सीमाएं हैं, इस थ्योरी में कुछ डिफेक्ट है, कुछ दोष है, जिसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे कि ये थ्योरी क्या गड़बड़ करता है। तो हमारा हेडिंग होगा लिमिटेशंस ऑफ वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। लिमिटेशंस ऑफ वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। अब ये क्या लिमिटेशन है, इसका जो सबसे पहला पॉइंट है उसको आप देखिए। देखिए आप K4FeCN का होल 6 आप जब देखते हैं तो इसमें सेंट्रल एटम कौन है, Fe। आप किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इस जगह पर पोटासियम नहीं देख सकते हैं, रुबिडियम नहीं देख सकते हैं, कैल्शियम नहीं देख सकते हैं, सोडियम नहीं देख सकते हैं। मतलब सेंट्रल एटम का काम कोई भी S ब्लॉक एलिमेंट नहीं करता है। देखिएगा जनरली ये D ब्लॉक एलिमेंट होता है। तो क्यों नहीं ये काम करता है, आखिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण सब मेटल एटम क्यों नहीं कर सकता है। वाई ऑल मेटल एटम्स आर नॉट फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये सबसे पहला डिफेक्ट है इसका, तो हम इसी को लिखेंगे व्हाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड is not formed by all metal atom like potassium, sodium, rubidium, calcium or any S block element. और एनी S ब्लॉक एलिमेंट, आप पूरा लिख लीजिएगा। आयोनाइजेशन स्फीयर में S ब्लॉक एलिमेंट रहेगा, लेकिन सेंट्रल एटम के रूप में आप कभी भी आप नहीं देखोगे S ब्लॉक को। तो ये एक पहला गड़बड़ी है, जिसको हम बाद में बताएंगे कि ऐसा क्यों नहीं होता है। अब इसका दूसरा गड़बड़ी देखिए। वर्नर साहब ने कहा था कि सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है वह किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर के लिए जिम्मेदार होता है। ये बात उन्होंने ठीक कहा कि सेकेंडरी वैलेंसी जिम्मेदार होता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कैसे। हाउ सेकेंडरी वैलेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्योमेट्री ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये उनका एक लिमिटेशन है, ये गलत हो गया। गलत नहीं हो गया, ये अधूरा बात हो गया। तो ये लिमिटेशन एक सीमा हो गया, तो आप इसको भी लिखेंगे हाउ secondary valency is responsible for
ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर ऑफ ए कंप्लेक्स कंपाउंड। ये हो गया। अब इसका तीसरा बात आप समझिए। तीसरा बात जो है वो बहुत ज़्यादा टफ है, शायद जिसको भी आप समझ नहीं पाएंगे। हम आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं, आप देखिए यदि को समझ में आ जाए तो। देखिए जितना भी कंपाउंड है केमिस्ट्री में, सबका अपना कुछ ना कुछ मैग्नेटिक बिहेवियर होता है। मैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब यहाँ पर ये है कि कोई मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होता है, कोई रिपेल होता है, कोई स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, कोई स्ट्रांगली रिपेल होता है। तो ये डिपेंड करता है उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर कि वो पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, फेरीमैग्नेटिक है। बहुत तरह का सब्सटेंस होता है जो आप सॉलिड स्टेट में पढ़े हैं या पढ़ेंगे। पहली बात। दूसरी बात, एक ऑप्टिकल नेचर होता है। ऑप्टिकल नेचर में जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म पढ़ते होंगे तो वहाँ पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट पीपीएल का एक कंसेप्ट आया होगा कि राइट रोटेट कर देता है, लेफ्ट रोटेट कर देता है, आइसोमेरिज्म शो करता है। उसको ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल जो प्रॉपर्टी होता है इसके अंतर्गत हम लोग इसको रखते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रिगार्डिंग वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी इस बात का कोई चर्चा ही नहीं किया कि किसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसा है, किसका ऑप्टिकल प्रॉपर्टी कैसा है। तो इन सभी चीज़ों का कोई चर्चा नहीं किया। तो यहाँ पर यह भी एक डिफेक्ट है, यह भी एक लिमिटेशन है। तो आप लिख देंगे इसको, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी do not explain magnetic and optical property of कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो इस तरह से ये थ्योरी समाप्त हुआ, इसका लिमिटेशन जो है ये समाप्त हुआ। अब देखिए लिमिटेशन जब समाप्त हुआ तब तो हम कोई ऐसा थ्योरी पढ़ेंगे ना जिसमें ये सब कमी नहीं रहे। तो इस थ्योरी को पढ़ने के लिए, इस कमी को दूर करने के लिए आप एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आप याद कीजिए केमिकल बॉन्डिंग में भी आप ये सब बात पढ़े हुए हैं, लेकिन आप यहाँ पर जब पढ़ोगे तो उसका कुछ अलग रूप आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप एक काम कीजिएगा, निश्चित रूप से ये बात ध्यान में रहे, नेक्स्ट क्लास में आप केमिकल बॉन्डिंग जो आप 11th में पढ़े हैं उसका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये पढ़ लीजिएगा। हाइब्रिडाइजेशन बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, पूरा कंसेप्ट बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। यदि आप वो सब नहीं पढ़ोगे या फिर वो सब समझा हुआ नहीं रहेगा तो नेक्स्ट क्लास किसी भी हाल में आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए उसका रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। या फिर इस आज का वीडियो लेक्चर देख लीजिए, समझ लीजिए, कहीं आपको परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, हम आपकी परेशानी को दूर करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो दूर हो जाए। यदि मान लीजिए मोबाइल पर कमेंट बॉक्स में नहीं दूर हो सकता है तो डायरेक्ट यहाँ वीडियो से कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो जो इसका जाएगा उसमें आपके प्रॉब्लम को रखा जाएगा। लेकिन अगला लेक्चर देखने से पहले केमिकल, मतलब इस लेक्चर के बाद जो इसका लेक्चर आएगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसको देखने से पहले केमिकल बॉन्डिंग का हाइब्रिडाइजेशन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये सब आप बढ़िया से चेक कर लीजिएगा वो क्या होता है नहीं होता है, तभी आपको कुछ समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।